हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एसआरजी ट्यूशन की एक नई वीडियो में। आज की ये वन शॉट वीडियो में हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। एंड आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद एक बार अगर आप एनसीईआरटी रीड कर लेंगे तो आपका जो ये चैप्टर है पूरा तैयार हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, जो एनसीईआरटी में कुछ लाइनें दी गई हैं। उनमें से बस 2 ही 3 लाइन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ऑल ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम डिवीजन ऑफ सिंगल सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस अर्थ पे सारे के सारे सिंगल सेल से ही डेवलप हुए हैं या सिंगल सेल के डिवीजन से ही डेवलप हुए हैं। सेल डिवीजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन लाइफ साइकिल ऑफ सेल। अगर हम एक लाइफ साइकिल की बात करें, सेल के लाइफ साइकिल की बात करें, तो उसमें जो सेल डिवीज़न इवेंट है, ठीक है, वो एक मेजर या हम कहें बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है उस पूरी लाइफ साइकिल का। तो अब हम पहले बात करते हैं सेल साइकिल के बारे में, क्योंकि हमने देखा कि सेल डिवीज़न जो है एक इम्पॉर्टेंट क्या है, इवेंट है सेल साइकिल का, या जो लाइफ होती है सेल साइकिल की उसका। तो सबसे पहले हमें सेल साइकिल को समझना होगा कि सेल साइकिल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। हम मूव करते हैं सेल साइकिल पे और इसकी बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। अगर हम बात करें सेल साइकिल की, तो सेल साइकिल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सेल साइकिल में सेल की ग्रोथ होती है, जो डीएनए है उसका रेप्लिकेशन होता है, या कह सकते हो कि जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन होता है, और फिर सेल डिवीज़न होता है। अब आप सोचेंगे कि ये जो इवेंट्स हैं, जैसे कि ग्रोथ का इवेंट है, डीएनए रेप्लिकेशन का इवेंट है, सेल डिवीज़न का, ये जो आप 3 इवेंट देख रहे हो, क्या ये कहीं भी किसी भी फॉर्मेट में कभी भी हो जाते हैं? नहीं, इनका एक कोऑर्डिनेट तरीका होता है। कोऑर्डिनेट तरीका मतलब इनका एक पैटर्न बना हुआ है कि पहले ये चीज़ होगी, फिर ये चीज़ होगी, फिर ये चीज़ होगी। अगर हम इस पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले किसी भी सेल में ग्रोथ होती है, फिर उसका डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और फिर वो सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स बनाती है। फिर उन डॉटर सेल्स में क्या होती है, ग्रोथ होती है, फिर उनका डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और फिर वो डिवाइड करती हैं और वो फिर अदर सेल्स बनाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो सेल साइकिल का इवेंट है कोऑर्डिनेट तरीके से चलता रहता है। इन बैक्टीरिया सेल साइकिल नॉट अकर, सेल डिवाइड जस्ट बिफोर फ्यूजन। अगर हम बात करें बैक्टीरिया सेल की या फिर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया सेल में हम सेल साइकिल जैसी कोई भी चीज़ नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि वहाँ पे हम देखते हैं कि जो सेल है वो डिवाइड करती है जस्ट बिफोर फ्यूजन, यानी जब उसे अपनी जैसी ही प्रोजेनी बनानी है, अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, तभी वो डिवाइड करती है। अब हम बात करते हैं कि सेल साइकिल के क्या क्या फीचर्स है, यानी सेल साइकिल की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो ये है कि डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ रिक्वायर। अगर कोई भी सेल साइकिल हो रही है तो उसमें 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो डीएनए का रेप्लिकेशन, क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तभी सेल डिवाइड करेगी और जेनेटिक मटेरियल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके बाद सेल की ग्रोथ भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि जब सेल की ग्रोथ होगी तभी वो प्रोटीन बनाएगा, ठीक है, जो एसेंशियल होते हैं सेल साइकिल के, या फिर सेल का जो भी फंक्शन होगा उसके लिए। ऑल इवेंट्स आर कोऑर्डिनेटेड, और मैंने आपको पहले ही बताया जितने भी इवेंट होते हैं सेल साइकिल में, जैसे सेल की ग्रोथ होना, डीएनए का रेप्लिकेशन होना, सेल डिवाइड होना, तीनों ही क्या होते हैं, इवेंट कोऑर्डिनेटेड होते हैं। ऑल इवेंट आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल, और ये जितने भी इवेंट हैं ये सारे जेनेटिक कंट्रोल के कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, रेप्लिकेटेड डीएनए इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 डॉटर सेल। अब हमने बात करी थी कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है, जैसे मान लीजिए ये एक क्या है, सेल है, ठीक है, इसके अंदर ये कोई एक क्रोमोसोम या आप कह सकते हो ये मान लो डीएनए है, तो होता क्या है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और 2 कॉपी बन जाती है डीएनए की, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद जो भी डॉटर सेल्स बनेंगी, डॉटर सेल्स में जो पेरेंट सेल्स से सेल बनती है उनमें ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस बट डीएनए रेप्लिकेशन अकर वंस। अगर हम बात करें पूरे सेल साइकिल की, तो पूरे सेल साइकिल में जो साइटोप्लाज्म है वो कंटिन्यूअस इंक्रीज करता रहता है। ठीक है, यानी ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूअस होती है। लेकिन अगर हम बात करें डीएनए रेप्लिकेशन की, तो डीएनए रेप्लिकेशन पूरी सेल साइकिल में सिर्फ एक ही बार होता है। अब यहाँ पे देखो मैंने डायग्राम के थ्रू भी समझाया है कि ये हमारी कोई एक पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसी से आगे चल के सेल बनेगी। इसका डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, जेनेटिक मटेरियल डबल हो गया, फिर जब सेल डिवाइड हुई
तो दोनों ही सेल्स में, जिन्हें अब हम डॉटर सेल्स बोल रहे हैं, उनके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपको पेरेंट सेल और डॉटर सेल समझनी है। पेरेंट सेल इसे क्यों बोला, क्योंकि ये आगे चल के डिवाइड होगी, और इन्हें डॉटर सेल्स क्यों बोला, क्योंकि ये एक सेल के डिवीजन से बने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल की। सेल साइकिल में कितने फेजेस होते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है कि फेजेस का यहाँ पे मतलब क्या है। फेजेस का मतलब है यहाँ पे चेंजेस, मतलब सेल के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, उनको हमने एक फेज का नाम दे दिया है। मतलब मान लो कोई सेल है, सेल साइकिल हो रही है, तो वो अगर ग्रोथ कर रही है तो हमने उस ग्रोथ पीरियड को एक फेज का नाम दे दिया। फिर सेल डिवाइड कर रही है, ठीक है, तो जब सेल रेप्लिकेशन कर रही है, अपने डीएनए का सेल रेप्लिकेशन कर रही है, तो उस फेज को या उस चेंज को, जब वो डीएनए रेप्लिकेशन कर रही है, उसे हमने एक फेज का नाम दे दिया। तो फेज एक्चुअल में क्या है, फेज एक्चुअल में एक सेल साइकिल के किसको बताता है, चेंज को बताता है। जैसे आपने एक टर्म सुनी है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी है क्या, मैच्योरिटी हम बोलते हैं किसी भी इंसान को हम तब बोलते हैं कि वो मैच्योर हो गया है कि जब वो चीज़ों को समझने लगे। ठीक है, तो इसी तरीके से फेजेस क्या है, चेंजेस है। और चेंजेस किसके रिस्पेक्ट में, किस सेल में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके बेसिस पे हमने फेज बना दिए। इन ऑल सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जितनी भी सेल्स होती हैं उनमें ग्रोथ होना, डीएनए का रेप्लिकेशन होना और सेल का डिवाइड हो जाना, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि सेल साइकिल में कौन कौन से फेज होते हैं, तो इसमें एक G1 फेज होता है जिसमें ग्रोथ होती है, सेल की ग्रोथ होती है। S फेज जिसको हम सिंथेसिस फेज कहते हैं, S रिप्रेजेंट फॉर सिंथेसिस। इसमें क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। फिर आता है हमारा G2 फेज। G2 फेज को हम बोलते हैं, मतलब G2 फेज में होता क्या है कि जो सेल है, डीएनए रेप्लिकेशन के बाद जो सेल है वो प्रिपेयर हो रही होती है डिवीजन के लिए। मतलब G2 फेज में जितने भी उसको जरूरी प्रोटीन है डिवीजन के लिए, जैसे कि आप ट्यूबलिन प्रोटीन एक पढ़ोगे, उसको बनाने का काम G2 फेज में हो जाता है। ठीक है, M फेज की बात करें तो M फेज वो फेज होता है जिसमें सेल एक्चुअल में डिवाइड करती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, हमने रिप्रेजेंट भी कर रखा है कि मान लीजिए ये एक पूरी सेल साइकिल है। इसमें एक G1 फेज है, एक S फेज है, एक G2 फेज है, एक M फेज है। G1 फेज क्या रिप्रेजेंट करता है, G1 फेज रिप्रेजेंट करता है गैप को। किसको, गैप को, किस किस के बीच में, M फेज और S फेज के बीच में। यानी कि यहाँ पे समझिए कि जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है, इस सेल ने डिवाइड करके दो सेल बना दी, इस सेल ने डिवाइड करके दो सेल बना दी। ठीक है, अब ये सेल कब डिवाइड हुई होंगी, M फेज में। ठीक है, अब ये सेल क्या करेंगी, ग्रोथ करेंगी, क्योंकि अगर इन्हें फर्दर डिवाइड करना है तो इन्हें पहले अपनी ग्रोथ करनी होगी। ठीक है, तो ये ग्रोथ करेंगी। अब ये ग्रोथ करके बड़ी हो गई, ग्रोथ करके बड़ी हो गई। ठीक है, अब ये क्या करेंगी, डीएनए रेप्लिकेशन करेंगी अपना, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन जरूरी है, तो इन्होंने डीएनए रेप्लिकेशन करा। ठीक है, इसने भी डीएनए रेप्लिकेशन करा। तो ये जो फेज है, ये जो पूरा गैप है कि एक बार सेल डिवाइड हुई M फेज में और फिर वहां से डीएनए रेप्लिकेशन तक का जो गैप है उसको हम नाम देते हैं G1 फेज। ठीक है, फिर S फेज आता है जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि डीएनए का रेप्लिकेशन S फेज में होता है, या फिर ध्यान से सुनना, मैं आपसे पूछता हूं कि डीएनए का रेप्लिकेशन S फेज में होता है, ये पहला पॉइंट हो गया। या फिर मैं आपसे कहूं कि S फेज हम कहते हैं तब आया जब डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ। दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो इसमें जो सही स्टेटमेंट है वो ये है कि S फेज तब स्टार्ट होता है जब डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी क्योंकि हम यहाँ पे चेंजेस की बात कर रहे हैं, फेज क्या है, चेंजेस है, तो जब डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब चेंज आता है सेल में, उसी को हम S फेज बोल देते हैं। अब हम बात करें G2 फेज की। G2 फेज क्या है, G2 फेज गैप है बिटवीन S फेज एंड सेल डिवीजन, यानी यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन हुआ। ठीक है, अब यहाँ से सेल क्या करेगी, प्रिपेयर करेगी अपने आप को डिवाइड करने के लिए, तो वो जो पीरियड होगा उसको हम बोलेंगे G2 फेज। इसके बाद आ जाता है M फेज, जहां पे एक्चुअल में सेल डिवाइड करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइम पीरियड ऑफ फेजेस। अगर हम बात करें कोई एक सेल डिवाइड हो रही है तो उसको कितना टाइम लग रहा है और उसके जो फेजेस हैं वो कितना टाइम ले रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जितनी भी सेल्स होती हैं, डिफरेंट सेल हैव डिफरेंट टाइम पीरियड फॉर डिवीजन।
मतलब क्या है इसका कि जितने भी सेल है, जैसे अब मान लो कोई ह्यूमन सेल है, तो एक ह्यूमन सेल और एक मान लो कोई बैक्टीरिया की सेल है या कोई वायरस की, वायरस तो वैसे हम सेल नहीं मानते, आप फंगस की सेल ले लो या प्लांट सेल ले लो, इनका जो डिवीज़न का टाइम होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। इसी तरीके से टू डिफरेंट सेल ऑफ सेम इंडिविजुअल डिवाइड इन डिफरेंट टाइम। यहाँ पे हम क्या कह रहे चाह रहे हैं कि मान लो एक इंसान की हम कोई दो सेल ले रहे हैं, एक कोई लीवर की सेल ले रहे हैं, एक कोई स्किन की सेल ले रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों सेल का जो टाइम पीरियड होगा डिवीज़न का वो सेम होगा, वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। ये बात यहाँ पे बताई गई है। इसी के लिए एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी दे रखा है क्या, कि जो ह्यूमन सेल होती है कल्चर में, कल्चर का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल मीडियम में, वो डिवाइड कर जाती है 24 आवर्स में, यानी एक दिन में। लेकिन अगर हम बात करें ईस्ट सेल की, जो कि एक यूनिसेलुलर फंगी है, वो 19 मिनट में डिवाइड कर जाती है। अब इस 24 आवर के लिए हमने एक चार्ट भी बनाया है, जिससे मैं आपको बता सकूँ कि एक फेज कितने टाइम का होता है, ठीक है। ये सिर्फ किसके लिए, ह्यूमन सेल के लिए, लेकिन यहाँ से आप बाकी का भी अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो। अगर हम बात करें जीवन फेज की, तो जो जीवन फेज होता है वो 8 से 12 घंटे का होता है। हमारी एक सेल 24 घंटे में डिवाइड होती है, 24 घंटे में जो 8 से 12 घंटे का समय है वो जीवन फेज का होता है। इसके बाद आता है एस फेज, जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ये जो एस फेज होता है ये 6 से 8 घंटे का होता है, ठीक है, 6 से 8 घंटे का होता है। अगर हम बात करें जी2 फेज की, तो ये 3 से 4 घंटे का होता है। और अगर हम बात करें एम फेज की, तो ये 1 घंटे के आसपास का होता है। यानी आप देखो कि जो मैक्सिमम टाइम है वो सेल को प्रिपेयर करने में और सेल की ग्रोथ करने में जाता है, और सेल को डिवाइड होने में बहुत कम टाइम लगता है। आप देख सकते हो 23 आवर सेल की ग्रोथ और उसके डीएनए रेप्लिकेशन में लग रही है, लेकिन सिर्फ 1 आवर लग रहा है उसके डिवीजन में। अब हम एक टर्म पढ़ते हैं जो है इंटरफेज। इंटरफेज क्या होता है, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज, उसको हम बोलते हैं इंटरफेज। मतलब एक बार सेल डिवाइड हुई, ये एम फेज में इस सेल ने डिवाइड करा, ठीक है, इससे 2 सेल बन गई। अब ये आगे ग्रोथ करेंगी, ठीक है, ग्रोथ करा, इनका साइज बढ़ गया, फिर डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, अब फिर ये कंटिन्यू जाएंगी कहाँ, डिवीजन के लिए। तो एक एम फेज ये, दूसरा एम फेज ये आया। अब इन दोनों एम फेज के बीच में जो टाइम है उसी को हम बोलते हैं इंटरफेज। यानी एक्चुअल में इंटरफेज है क्या, इंटरफेज अगर हम बात करें है क्या, तो इंटरफेज एडिशन है जी1 फेज का, एस फेज का, जी2 फेज का, ठीक है, क्योंकि 2 एम फेज के बीच में यही फेजेस तो आते हैं। तो अगर मैं इन फेजेस को आपस में जोड़ दूं तो उसे हम एक टर्म देते हैं इंटरफेज। चेंजेस अकर इन इंटरफेज बट नो सेल डिवीजन, हैंस कॉल्ड रेस्टिंग फेज। अब देखो जी1 फेज में भी सेल क्या करती है, ग्रोथ करती है। एस फेज में सेल क्या करती है, डीएनए रेप्लिकेशन करती है। जी2 फेज में सेल क्या करती है, अपना एसेंशियल जो भी प्रोटीन बनाना है वो करती है, यानी एक तरीके से डिवीजन के लिए प्रिपेयर होती है। लेकिन यहाँ पे डिवीजन नहीं होता, तीनों में से किसी भी फेज में डिवीजन नहीं होता, और इन तीनों फेज को मिला के हम इंटरफेज बोलते हैं। तो आप समझो कि इंटरफेज में भी सेल का डिवीजन नहीं हो रहा, लेकिन सेल क्या कर रही है, अपने आप को प्रिपेयर कर रही है डिवीजन के लिए। तो इसीलिए इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। रेस्टिंग फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल का डिवीजन नहीं हो रहा। रेस्टिंग फेज से ये मतलब नहीं है कि सेल के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा, रेस्टिंग फेज से ये मतलब है कि सेल के अंदर काम तो हो रहा है, वो अपना प्रोटीन भी बना रहा है, अपना डीएनए रेप्लिकेशन भी कर रहा है, उसको जो चीज़ चाहिए वो कर रहा है, लेकिन वो डिवाइड नहीं कर रहा। ओके, अब हम बात करते हैं एम फेज की। सेल डिवीजन अकर, एम फेज ही वो फेज होता है जिसमें सेल डिवाइड करती है। चेंज अकर इन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब जब एम फेज हो रहा है, सेल डिवाइड कर रही है, तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस में जो हमारा क्या कहते हैं जेनेटिक मटेरियल है वो भी इक्वली मतलब अलग अलग होगा, तो न्यूक्लियस में भी चेंज आएगा। साइटोप्लाज्म में जो सब्सटेंसेस है उनमें भी चेंज आएगा। आप अभी जब फेज पढ़ोगे आगे, माइटोसिस मियोसिस पढ़ोगे, तो उसमें देखोगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगती है, और जो भी हमारे सेल ऑर्गेनले होते हैं जैसे हमारे गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब डिसअपियर होने लग जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेंजेस की, जो हमने फेज बनाए हैं, ठीक है, सेल साइकिल के दौरान हम जो फेज पढ़ते हैं उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जी1 फेज में हम क्या क्या चेंजेस देखते हैं सेल के अंदर। अगर मैं बात करता हूँ जी1 फेज की, तो यहाँ पे आपको जनरली पता ही है कि सेल ग्रोथ करेगी।
सेल ग्रोथ करने का मतलब क्या है कि वो अपना प्रोटोप्लाज्म बढ़ाएगी। अब आप पूछोगे कि ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। देखो, जब आप एक मान लो आपने कोई सेल ली, उसके पास क्या है, सेल वॉल है। तो अगर इस सेल में से मैं सेल वॉल को हटा दूं, मतलब सेल वॉल को इंक्लूड ना करूं, तो बाकी मटेरियल को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। क्या होगी, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। और प्रोटीन बनाने के लिए दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, जो आप क्लास 12th में पढ़ते हो। अगर आप ड्रॉपर्स बैच से हैं तो आपको पता है, और अगर आप अभी क्लास 11th में ही हैं तो आप ये क्लास 12th में पढ़ोगे। आपको टेंशन नहीं लेनी, बस नाम याद रख लो कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जैसे दो प्रोसेस होते हैं। टाइम पीरियड ऑफ जीवन इज वेरिएबल डिपेंड ऑन न्यूट्रिएंट। जो टाइम पीरियड होता है जीवन फेज के लिए वो वेरिएबल होता है। मैंने आपको दिखाया भी था कि 8 से 12 घंटे का होता है। अब ये टाइम वेरिएबल क्यों होता है, ये डिपेंड करता है न्यूट्रिएंट पे, यानी उस सेल की ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन कैसा है। अगर न्यूट्रिशन ज़्यादा है तो जल्दी डिवाइड कर जाएगी, कम है तो लेट डिवाइड करेगी। जैसे कि आप देख सकते हो डेली लाइफ में, अगर आपके पास एनर्जी है तो आप ज़्यादा पढ़ सकते हो, आपकी एनर्जी लो है, आपको फीवर है तो आप कम पढ़ोगे, ठीक है, या पढ़ोगे ही नहीं। तो वही केस आ जाता है। रिपेयरिंग ऑफ डैमेज डीएनए चेक पॉइंट, मतलब क्या है यहाँ पे देखो, जीवन फेज के बाद सेल कहाँ जाती है, एस फेज में, जहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होना होता है। तो रेप्लिकेशन में जाने से पहले, डीएनए का रेप्लिकेशन होने से पहले जो सेल है वो ये चेक करती है कि कहीं मेरे डीएनए में या जो भी मेरा जेनेटिक मटेरियल है उसमें कोई चीज़ डैमेज तो नहीं हो गई है। डैमेज होने का मतलब क्या होता है कि कोई नाइट्रोजनस बेस गैप तो नहीं हो गया, या कुछ ऐसे दिक्कत तो नहीं आ रही हमारे जेनेटिक मटेरियल में। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो जीवन फेज होता है ये चेक पॉइंट होता है। क्या होता है, चेक पॉइंट, क्योंकि चेक करके हम आगे भेजेंगे। अब हम बात करते हैं चेंजेस इन एस फेज की। एस फेज में क्या क्या चेंजेस यानी क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं हमें एक सेल के अंदर। सिंथेसिस फेज मैंने आपको बताया, एस फेज को सिंथेसिस फेज कहते हैं। यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। एज डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट सेल एंटर इनटू एस फेज। देखो मैंने बोला था जैसे ही डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा वैसे ही सेल एस फेज में एंटर करेगी, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि एस फेज आएगा तो सेल का डीएनए रेप्लिकेशन होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो एस फेज आएगा, ठीक है। आप दोनों स्टेटमेंट को एक बार खुद लिखो और फिर पढ़ो कि डीएनए रेप्लिकेशन से स्टार्ट होता है एस फेज, ना कि एस फेज से स्टार्ट होता है डीएनए रेप्लिकेशन। सेंट्रोजोम डबल इन एनिमल सेल। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आती है सेंट्रोजोम, जो आपने सेल चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। तो सेंट्रोजोम यहाँ पे क्या होता है आपको पता है, सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। तो सेंट्रोजोम भी यहाँ पे डबल होता है। अगर मैं पूछूं कि डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ होता है और सेंट्रोजोम का रेप्लिकेशन कहाँ होता है, तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है न्यूक्लियस के अंदर, और सेंट्रोजोम का जो हमारा रेप्लिकेशन होता है या उसका जो नंबर डबल होता है वो होता है साइटोप्लाज्म में। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं चेंजेस इन G2 फेज। G2 फेज में क्या बदलाव आते हैं। एज डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट सेल एंटर इन G2 फेज। जैसे ही सेल रेप्लिकेशन खत्म हो जाता है हम कहते हैं कि सेल जो है G2 फेज में एंटर कर गया। सेल प्रिपेयर फॉर सेल डिवीजन। अब यहाँ पे सेल जो है प्रिपेयर होती है सेल डिवीजन के लिए। यहाँ पे वो एक प्रोटीन बनाती है जिसका नाम होता है ट्यूबलिन, ठीक है। इस ट्यूबलिन का काम क्या होता है, ये ट्यूबलिन स्पिंडल फॉर्मेशन का काम करती है। किसका काम करती है, स्पिंडल फॉर्मेशन का। अब ये स्पिंडल फॉर्मेशन क्या है, अभी जब आप चैप्टर में आगे मूव करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अमाउंट ऑफ डीएनए। ये जो हमने फेजेस पढ़े, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज, एम फेज, इनमें डीएनए का अमाउंट क्या होता है। तो सबसे पहले आपको डीएनए की कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। क्या कि डीएनए की जो कंडेंस फॉर्म होती है वो होती है क्रोमेटिन। मतलब ये जो डीएनए होता है ऐसे, ये डीएनए कंडेंस होकर धागे जैसी ऐसे स्ट्रक्चर बना लेता है जिसे हम बोलते हैं क्रोमेटिन, ठीक है। और उसके बाद क्रोमेटिन हाईली कंडेंस होके क्या बनाती है, क्रोमोसोम बनाती है, ठीक है, इस तरीके से। तो डीएनए की कंडेंस फॉर्म हो गई क्रोमेटिन, क्रोमेटिन की कंडेंस फॉर्म हो गई क्रोमोसोम, ठीक है। हम सबसे पहले बात करते हैं G1 फेज की, क्योंकि G1 फेज से ही सब चीज़ स्टार्ट होती है। इन G1 फेज इनसाइड न्यूक्लियस डीएनए इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन।
अगर हम बात करें G1 फेज की, तो G1 फेज में जो डीएनए है वो कैसे प्रेजेंट होता है, क्रोमेटिन की फॉर्म में, ठीक है, क्रोमोसोम की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता। क्रोमेटिन के अमाउंट की बात करें तो हम मान रहे हैं कि क्रोमेटिन का अमाउंट क्या है, 2C है, ठीक है। अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है, 2N है। मतलब जैसे अगर आप ह्यूमन का एग्जांपल लो, ह्यूमन सेल का, तो ह्यूमन सेल के अंदर अमाउंट ऑफ डीएनए 2N है। मतलब यहाँ पे हमारे पास 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, ठीक है। और क्रोमोसोम क्या है, डीएनए की ही एक तरीके से, या क्रोमेटिन की कंडेंस फॉर्म है, ओके। अब यहाँ पे सेल एंटर कर जाती है किसमें, जब जैसे ही डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है हम बोलते हैं कि एस फेज स्टार्ट हो गया। तो एस फेज में स्टार्ट हो गया, इसका मतलब क्या है, एस फेज स्टार्ट हुआ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्रोमेटिन जो होता है, क्रोमेटिन जो होता है उसका अमाउंट डबल हो जाता है, क्रोमेटिन जो है उसका अमाउंट डबल हो जाता है, लेकिन जो क्रोमोसोम है उसका अमाउंट सेम रहता है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है, यहाँ पे समझते हैं। देखो हमने कहा कि G1 फेज में जो डीएनए है वो क्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। तो मान लो ये क्रोमेटिन है, ये क्या है, क्रोमेटिन है। अब यहाँ पे आप सिर्फ समझने के लिए ये मान लो कि ये एक क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन है जो G1 फेज में हमें दिखेगा, ठीक है। इसी क्रोमेटिन को हम क्या बोल दे रहे हैं, एक क्रोमोसोम बोल दे रहे हैं, एक क्रोमोसोम बोल दे रहे हैं, ठीक है। यही क्रोमेटिन है, यही क्रोमोसोम है। अब एस फेज आया, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, रेप्लिकेशन हुआ तो क्रोमेटिन भी क्या होगा, रेप्लिकेट होगा, क्योंकि डीएनए, क्रोमेटिन क्या है, डीएनए की कंडेंस फॉर्म है। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। एक क्रोमेटिन ये हो गया, एक क्रोमेटिन ये हो गया, तो क्रोमेटिन कितने हो गए, दो क्रोमेटिन हो गए। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से समझना, इस पूरे को अभी भी हम क्या बोलेंगे, इस पूरे को अभी भी हम एक क्रोमोसोम ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक क्रोमोसोम ही बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि इसे अब दो क्रोमोसोम बोलेंगे, इसे हम एक ही क्रोमोसोम बोलेंगे, ठीक है, समझ आया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक क्रोमेटिन था, एक क्रोमोसोम था, यहाँ पे दो क्रोमेटिन हो गए लेकिन क्रोमोसोम एक ही रहा। तो अमाउंट ऑफ क्रोमेटिन डबल हो जाता है, या आप कह सकते हो अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है, लेकिन जो क्रोमोसोम का नंबर है वो कांस्टेंट रहता है या सेम रहता है, ठीक है। तो क्रोमेटिन 2C से 4C हो जाएगा, लेकिन डीएनए क्या रहेगा, 2N ही रहेगा, या क्रोमोसोम 2N ही रहेगा। फिर G2 फेज में तो कांस्टेंट, G2 फेज में डीएनए का कुछ तो होता नहीं है, जैसे था वैसे ही रहता है। तो यहाँ पे 4C हो गया था, तो यहाँ पे भी क्रोमेटिन 4C ही रहेगा। अब M फेज आएगा, M फेज में होगा क्या, सेल डिवाइड करेगी, सेल डिवाइड करेगी तो होता क्या है कि M फेज में जो क्रोमेटिन है, या हम कहें जो डीएनए है, वो क्रोमोसोम की फॉर्म में होता है। यानी M फेज में डीएनए कैसे प्रेजेंट होगा, इस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ये जो हमने अभी फॉर्म बनाई थी क्रोमोसोम की फॉर्म में, कंडेंस फॉर्म, क्योंकि यही है। अब होगा क्या कि M फेज में ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, M फेज में ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो अभी भी देखो, यही पहली सेल थी, यही बाद में भी बनी, तो यहाँ पे भी जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो 2N ही रहा, ठीक है। और टोटल पहले कितना था, टोटल पहले क्रोमेटिन कितना था, 4C, अमाउंट ऑफ क्रोमेटिन कितना था, या अमाउंट ऑफ डीएनए कितना था, 4C। यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है, अमाउंट ऑफ क्रोमेटिन या अमाउंट ऑफ डीएनए लिख दो यहाँ पे, ठीक है, डबल हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें क्रोमोसोम की, तो क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, क्योंकि एनसीईआरटी फॉलो करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि आप एनसीईआरटी बाद में रीड करो तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोमेटिन या डीएनए हटा दो, लिख दो, और क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट कर दो। ये जो मैंने एक डीएनए लिखा है इसे क्रोमोसोम समझ लेना, ठीक है, बाकी यह करेक्शन आप कर लेना। आगे मूव करते हैं। आपको बस यहाँ पे क्या समझना है कि क्रोमेटिन या जो डीएनए का अमाउंट होता है वो डबल हो जाता है, लेकिन जो क्रोमोसोम होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। यानी अगर पहले 46 क्रोमोसोम थे किसी सेल में, तो बाद में भी वो 46 ही रहेंगे, ठीक है। क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन एम फेज, मैंने आपको बताया क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ एम फेज में दिखाई देते हैं। G1, S और G2 फेज में क्रोमेटिन विजिबल होता है।
अब हम थोड़ा क्रोमोसोम के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये एक क्रोमोसोम बनाया है, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, एक क्रोमोसोम बोलते हैं। और ये क्या है, इन्हें हम बोलते हैं क्रोमेटिन, इन्हें हम बोलते हैं क्रोमेटिन। ये एक क्रोमेटिन है, ये दूसरी क्रोमेटिन है। और वो क्रोमेटिन जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं उनको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिन या सिस्टर क्रोमेटिड। यहाँ देखिए सिस्टर क्रोमेटिड, क्रोमेटिड्स अटैच ऑन सेम सेंट्रोमियर, ये जो है इसे हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, जो दोनों क्रोमेटिड को आपस में जोड़ रहा है। एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ईच अदर, यानी ये जो दोनों क्रोमेटिड है ये एग्जैक्ट कॉपी होती हैं एक दूसरे की। क्यों? क्योंकि ये डीएनए रेप्लिकेशन से बनी है। अब हम बात करते हैं किसकी, जीनोड फेज की। ये जीनोड फेज होता क्या है इसे समझते हैं। ठीक है, सेल एग्जिट फ्रॉम सेल साइकिल एंड एंटर इनटू क्वेसेंट फेज। ये जो क्वेसेंट फेज होता है इसी को हम जीनोड फेज बोलते हैं। होता क्या है कि मान लो एक सेल है, ठीक है, जो अपने जीवन फेज में यानी अपने ग्रोथ फेज में है। अब यहाँ से क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं। पहला तो ये पॉसिबल है कि वो एंटर कर जाएगी एस फेज में और अपना डीएनए रेप्लिकेशन करेगी, उसके बाद नेक्स्ट डिवीजन के लिए तैयार होगी। ठीक है, दूसरा ये काम हो सकता है कि सेल परमानेंट हो जाए। परमानेंट कहने का मतलब क्या है, उसका फंक्शन फिक्स हो जाए और फिर वो डिवाइड ना करे कभी। ठीक है, यहाँ पे सेल परमानेंट हो गई। तीसरा क्या होता है कि सेल एंटर कर जाए जीनोड फेज में। जीनोड फेज में होता क्या है कि सेल ना तो परमानेंट होती है और ना ही अपना डीएनए रेप्लिकेशन करती है। सेल ना तो परमानेंट होती है ना ही अपना डीएनए रेप्लिकेशन करती है, लेकिन जब बॉडी हमारी या उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसे सिग्नल देता है कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तुम अब अपना रेप्लिकेशन करो या अब अपनी सेल को डिवाइड करो, तब ये अपना डीएनए रेप्लिकेशन करके डिवीज़न करते हैं। ठीक है, तो ऐसे फेज को हम बोलते हैं जीनोड फेज या फिर क्वेसेंट फेज, जिसमें जो सेल है वो एक ऐसे फेज में एंटर कर जाती है जहाँ पे ना तो वो अपना डीएनए रेप्लिकेशन करती है ना ही वो परमानेंट होती है। परमानेंट होने का मतलब क्या है, ना ही वो कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। सेल इन जीनोड नॉट डिवाइड, जो सेल होती है जीनोड में वो डिवाइड नहीं करती अनटिल आस्क टू डू सो, जब तक उसे करने को ना कहा जाए। क्या करने को ना कहा जाए, डिवाइड होने को ना कहा जाए। बट इट इज लिविंग मीन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव, लेकिन यहाँ पे जो सेल होती है वो लिविंग होती है। लिविंग होने से मतलब क्या है कि वो अपने अंदर यानी सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर प्रोटीन बना रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन वो डिवाइड नहीं कर रही है। सो अब यहाँ पे हम मूव कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट पे जो कि है एम फेज। एम फेज में हम बेसिकली सेल के डिवीज़न के बारे में पढ़ते हैं कि सेल का डिवीज़न होता कैसे है, क्या क्या प्रोसेस उसके अंदर होते हैं, क्या क्या इवेंट होते हैं, इन सब चीज़ों को हम समझेंगे। सबसे पहले एम फेज के बेसिक फीचर क्या है, यानी माइटोसिस फेज। माइटोसिस फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो माइटोसिस डिवीज़न होती है सेल की वो मोस्ट कॉमन होती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे माइटोसिस फेज बोलते हैं। इसमें दो चीज़ें होती हैं, न्यूक्लियस डिवाइड करता है और साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो हम एक टर्म यूज़ करते हैं कैरियोकाइनेसिस, जहाँ पे कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब होता है डिवाइड होना। अगर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो हम एक टर्म यूज़ करते हैं साइटोकाइनेसिस, जहाँ पे साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, काइनेसिस का मतलब है डिवाइड होना। मेजर रीऑर्गेनाइजेशन इन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म अकर एम फेज में, यानी जब सेल डिवाइड हो रही होगी तब बहुत चीज़ें रीऑर्गेनाइज करती हैं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अंदर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जब आप आगे मूव करोगे एम फेजेस में, फेज पढ़ोगे, प्रोफेज, टीलोफेज, वहाँ पे देखोगे कि सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटेगी, स्पिंडल फॉर्मेशन होगा, एस्टर फॉर्मेशन होगा, तो उसको हम नाम दे रहे हैं कि यहाँ पे मेजर रीऑर्गेनाइजेशन होता है। नोन एज इक्वेशनल डिवीजन, एम फेज को या फिर माइटोसिस फेज को हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो सेम रहता है डॉटर सेल के अंदर। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये माइटोसिस की। ठीक है, म्यूसिस आगे पढ़ेंगे हम, अभी किसकी बात कर रहा हूँ मैं, माइटोसिस की। माइटोसिस में क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होती है। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब क्या है, क्रोमोसोम का जो नंबर है वो सेम रहता है पेरेंट में भी और डॉटर में भी। जैसे आप यहाँ पे देखो कि इस पेरेंट में मान लो एक ये है, दो, तीन क्रोमोसोम है, 3 क्रोमोसोम है। ठीक है, एस फेज आया, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, अभी भी देखो इस पूरे को एक क्रोमोसोम मानोगे, ये दूसरा, ये तीसरा, तो ये 3 क्रोमोसोम यहाँ पे भी है। और जब सेल डिवाइड करी तो भी यहाँ 3 क्रोमोसोम है, तो भी यहाँ 3 क्रोमोसोम है।
तो जो पेरेंट सेल है, जो डॉटर सेल है, दोनों के अंदर क्रोमोसोम का अमाउंट क्या है, सेम है, तो इसलिए इसे हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अंदर चीज़ों का डिवीज़न होगा। सेल डिवीज़न इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, बार बार पढ़ चुके हो आप। देयर आर 4 फेजेस इन कैरियोकाइनेसिस। जब कैरियोकाइनेसिस होती है यानी जो भी न्यूक्लियस है उसका जो डिवीज़न होता है उसके अंदर 4 फेज़ होते हैं। 4 फेज़ का मतलब क्या है, हम चेंजेस को 4 ग्रुप में बांट देते हैं, एक प्रोफेज, एक मेटाफेज, एक एनाफेज, एक टीलोफेज। कौन कौन से, दोबारा बोलिए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या है वो, कि आपसे पूछ लेगा अकॉर्डिंग टू टाइम इनमें से कौन सा फेज सबसे बड़ा होता है और कौन सा फेज सबसे छोटा होता है। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू टाइम बात करें, प्रो फेज सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है इन चारों फेजेस में, उसके बाद मेटा फेज होता है, फिर टीलो फेज होता है एंड लास्ट में एना फेज होता है। ठीक है, एना फेज सबसे शॉर्टेस्ट फेज होता है। ये याद रखना, ये जो ऑर्डर लिखा है ये अकॉर्डिंग टू टाइम लिखा है, लेकिन एक्चुअल में जो चेंजेस का ऑर्डर होता है वो होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। हम सबसे पहले मूव करते हैं प्रोफेज पे। प्रोफेज में होता क्या है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन से हमारा मतलब है क्रोमोसोमल मटेरियल। मैंने आपको बताया था डीएनए की जो कंडेंस फॉर्म होती है वो क्या होती है, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन और क्रोमेटिन की जो कंडेंस फॉर्म होती है वो होती है क्रोमोसोम। ठीक है, अब मैं यहाँ चीज़ों को रिलेट कर रहा हूँ। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो क्रोमोसोम होता है वो सिर्फ और सिर्फ एम फेज यानी जब सेल डिवाइड होती है तभी शीन होता है, तभी देखा जाता है, और प्रोफेज क्या है, एम फेज का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पे अगर हमें क्रोमोसोम देखना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, क्रोमेटिन को कंडेंस करना पड़ेगा। तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन ये हमारा पहला प्रोसेस होता है। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस क्या होता है, सेंट्रोसोम सराउंडेड बाय माइक्रोट्यूब्यूल टू फॉर्म एस्टर। इसका मतलब क्या है, देखिए आपको पता होगा ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम। जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और जब ये अकेले होते हैं तो तब हम इसे नाम देते हैं सेंट्रियोल। ये आप सेल चैप्टर में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो सेंट्रोसोम आपको पता है क्या होता है। होता क्या है, इस सेंट्रोसोम के चारों तरफ माइक्रोट्यूब्यूल आने लगते हैं। क्या आने लगते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन होने लगता है। अब माइक्रोट्यूब्यूल के फॉर्मेशन होने की वजह से ये जो स्ट्रक्चर बनी इसको हम नाम देते हैं एस्टर। क्या नाम देते हैं, एस्टर। थर्ड पॉइंट है सेंट्रोसोम मूव टू अपोजिट पोल। अब ये जो सेंट्रोसोम है जिसके क्या है, चारों तरफ क्या है, सॉरी एकदम से रिकॉर्डिंग जो है वो रुक गई थी। तो मैं ये कह रहा था कि सेंट्रोसोम के चारों तरफ क्या है, हमारे माइक्रोट्यूब्यूल हैं। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो हमारा एस फेज होता है उसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है, साथ ही साथ जो हमारा सेंट्रोसोम है वो भी रेप्लिकेट करता है साइटोप्लाज्म में, मैंने आपको बताया था। तो ये रेप्लिकेट जो हो जाता है सेंट्रोसोम, तो एक सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पे मूव करने लगता है। यहाँ पे देखिए मैंने दिखाया भी है कि ये अपोजिट पोल पे मूव कर गया। स्पिंडल फाइबर डेवलप। अब क्या होता है, इसके चारों तरफ स्पिंडल फाइबर डेवलप होने लगते हैं। स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर एक तरीके से आप समझ लो धागे होते हैं जो इस सेंट्रोसोम से अटैच होते हैं और फिर आगे जाके क्रोमोसोम से अटैच होते हैं ताकि क्रोमोसोम को एक दूसरे से खींचा जा सके। ठीक है, वो अभी हम आगे प्रोसेस देखेंगे। क्रोमोसोम विथ 2 क्रोमेटिड विजिबल। यहाँ पे जो 2 क्रोमेटिड के साथ क्रोमोसोम होता है, ये पूरा एक क्रोमोसोम है, ये दोनों क्रोमेटिड है, तो ऐसे हमें क्रोमोसोम देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रोफेज में क्रोमोसोम हमें कंप्लीटली सीन नहीं होता, बस हमें दिखने लग जाता है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन ध्यान से रीड करना पड़ेगा। अगर आपसे पूछता है क्रोमोसोम विजिबल इन, ठीक है, और उसमें आपको प्रोफेज ऑप्शन दिया है तो आप प्रोफेज मार्क कर दोगे। और अगर आपको देता है क्रोमोसोम कंप्लीटली विजिबल इन, अगर कंप्लीटली लगा देता है तो उसका आंसर चेंज हो जाएगा और वो हो जाएगा मेटाफेज। ठीक है, तो मेटाफेज अभी हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको समझ आ गया क्रोमोसोम विद 2 क्रोमेटिड विजिबल हम बोल रहे हैं।
इसका आप ऐसे भी एक आपने चुटकुला सुना होगा कि दूर से देखा तो अंडे उछल रहे थे और पास जाके देखा तो गंजे उछल रहे थे। ठीक है, तो ये चुटकुला आप इस तरीके से समझ सकते हो कि देखने में तो क्रोमोसोम है लेकिन अच्छी तरीके से कब दिखेगा, जब मेटाफेज में आप जाओगे। न्यूक्लियोलस ईआर गोल्जी बॉडी डिसअपियर। न्यूक्लियोलस जो है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, गोल्जी बॉडी जो है, ये सब क्या होंगी, डिसअपियर होने लग जाएंगी सेल के साइटोप्लाज्म से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है वो भी टूटना चालू कर देगी। अब देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लिखा है, क्या, एन एस्ट्रल और टू एस्टर यानी एम्फी एस्ट्रल क्या होता है। अगर हम बात करें प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में एस्टर जैसी कोई चीज़ नहीं बनती। ठीक है, तो वहाँ पे हम टर्म यूज़ करते हैं एन एस्ट्रल। स्पिंडल फाइबर फॉर्म फ्रॉम आउटसाइड सेल। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो भी सेंट्रोजोम या आप कह सकते हो एस्टर जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं बनती, इसीलिए। एनिमल सेल की बात करें, एनिमल सेल में 2 एस्टर हो सकते हैं, आप देख सकते हो 1 2, तो इसलिए हम यहाँ पे टर्म यूज करते हैं एम्फी एस्ट्रल। अब हम बात करते हैं किसकी, मेटाफेज की। मेटाफेज स्टार्ट कैसे होता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मार्क द स्टार्टिंग ऑफ मेटाफेज। मतलब क्या है, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली तरीके से डिसइंटीग्रेट कर जाती है यानी टूट जाती है पूरी तरीके से, तब हम बोलते हैं कि अब मेटाफेज स्टार्ट हुआ है। ठीक है, क्या मतलब है कि मेटाफेज जो है हम तब बोलते हैं कि तब स्टार्ट हुआ जब मेम्ब्रेन अच्छी, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो पूरी तरीके से टूट गई। ठीक है, अब अगर हम बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छी तरह, जैसे मान लो ये सेल है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल था, अब ये मेम्ब्रेन टूट गई तो ये जेनेटिक मटेरियल कहाँ लाई करेगा, साइटोप्लाज्म में। तो प्रोफेज में अगर हम बात करें क्रोमोसोम न्यूक्लियस में होता है, लेकिन अगर मेटाफेज में बात करें तो क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में होता है। ये याद कर लेना, पूछा जा सकता है। और जो मैंने आपको बताया था, क्रोमोसोम सबसे ज्यादा कंडेंस हो जाता है मेटाफेज में। ठीक है, काइनेटोकोर फॉर्म इन दिस फेज। अब ये काइनेटोकोर क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि 2 क्रोमेटिड आपस में जुड़े हुए होते हैं, किससे, सेंट्रोमेयर से। सेंट्रोमेयर से, अब सेंट्रोमेयर पे ही एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर का काम क्या होता है कि इससे आके स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। कौन अटैच होते हैं, स्पिंडल फाइबर। काइनेटोकोर फॉर्म इन दिस फेज, मेटाफेज में काइनेटोकोर बन जाते हैं। क्लियरली विजिबल इन माइक्रोस्कोप, मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल होता है माइक्रोस्कोप में। तो कंप्लीटली विजिबल या क्लियरली विजिबल, मेटाफेज आप टिक करोगे आंसर। मेटाफेज इज बेस्ट प्लेस, या फिर आप कह सकते हो बेस्ट फेज टू स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। अगर हमें क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ना है तो मेटाफेज जो है एक बहुत अच्छा फेज है। स्पिंडल फाइबर अटैच टू क्रोमोसोम, अब यहाँ पे ये जो काइनेटोकोर बना था, इस काइनेटोकोर से आके स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएगा, तो ये कह सकते हैं हम कि स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएगा क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम कम एट इक्वेटर, होता क्या है, देखिए यहाँ पे दिखाता हूं मैं। यहाँ पे अभी जो क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है, एक ये है। ये साइटोप्लाज्म में ऐसे इधर उधर पड़े हुए हैं, साइटोप्लाज्म में इधर उधर पड़े हुए हैं। ये जो हमारा सेंट्रोसोम है, इससे निकले स्पिंडल फाइबर जाके अटैच हुए काइनेटोकोर से। अब क्या करेंगे, ये जो स्पिंडल फाइबर है इस काइनेटोकोर को अपनी तरफ खींचेंगे, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, ऐसे ही सारे क्रोमोसोम को खींचा जाएगा अपनी अपनी तरफ। ठीक है, तो होगा क्या कि ये जो सारे क्रोमोसोम है ये एक लाइन में आ जाएंगे, इस तरीके से एक लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। क्या बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट। इसका मतलब क्या है कि जितने भी क्रोमोसोम हैं वो कहाँ आ जाएंगे, इक्वेटर पे आ जाएंगे। किस पे आ जाएंगे, इक्वेटर। अगर आपको पता हो ये इक्वेटर होता है, ये पोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ गए, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा है। काइनेटोकोर मैंने आपको बता दिया, डिस्क शेप स्ट्रक्चर है सेंट्रोमेयर के ऊपर, जो क्या करती है, अटैचमेंट में मदद करती है स्पिंडल फाइबर के। और ये मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखा दिया कि ये सेंट्रोमेयर है यहाँ पे। ठीक है, ये सेंट्रोमेयर है, ये क्रोमेटिड है, ये क्या है, काइनेटोकोर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फेज हमारा, जो कि है एनाफेज। एनाफेज में होता क्या है, देखो, हम एनाफेज की बात कर रहे थे। मैंने आपको बता दिया था कि
स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं काइनेटोकोर से, फिर उससे सेंट्रोजोम अपनी तरफ खींचते हैं और सारे क्रोमोजोम इक्वेटर पे आ जाते हैं, जिसे हम मेटाफेजिक प्लेट का नाम देते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। अब होता क्या है, मेटाफेजिक प्लेट पे अलाइन होने के बाद भी जो हमारे सेंट्रोजोम है वो स्पिंडल फाइबर को अपनी तरफ खींचते रहते हैं। तो खींचने की वजह से होता क्या है कि ये जो क्रोमेटिड थे ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, यानी क्या होता है, स्प्लिट हो जाते हैं, और हम बोलते हैं कि ये डॉटर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अभी तक ये पूरा एक क्रोमोसोम था, लेकिन अब ये 2 क्रोमोसोम बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि इनका ये जो हमारा क्रोमेटिड था ये अलग हो गया। 2 क्रोमेटिड ऑफ क्रोमोसोम स्प्लिट, मैंने बताया एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ऑल क्रोमोसोम ऑफ मेटाफेजिक प्लेट स्प्लिट साइमल्टेनियसली, जितने भी क्रोमोसोम होते हैं मेटाफेजिक प्लेट पे वो सारे इकट्ठे एक साथ उनका जो हमारा क्या कहते हैं क्रोमेटिड है वो स्प्लिट करता है। एंड नाउ क्रोमेटिड बिकम डॉटर क्रोमोसोम, और क्रोमेटिड को अब हम डॉटर क्रोमोसोम बोलेंगे। क्रोमेटिड को अब हम क्या बोलेंगे? डॉटर क्रोमोसोम बोलेंगे। सेंट्रोसोम इज मूव टुवर्ड पोल एंड आर्म ट्रेलिंग बिहाइंड, मतलब क्या है इसका? देखो ये सेंट्रोमेयर आएगा, मैंने बहुत गलत लिख दिया है यहाँ पे, सेंट्रोमेयर आएगा। ठीक है, यानी ये जो सेंट्रोमेयर है ये मूव करेगा किसकी तरफ? ये मूव करेगा हमारा पोल की तरफ, जो कि ऊपर की साइड है। अब ये पोल की तरफ मूव करेगा तो ये जो क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन है, ये पीछे रह जाएगा। इसलिए हम टर्म यूज करते हैं आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड, यानी जो आर्म है, जो क्रोमेटिन को हम आर्म बोल रहे हैं, वो पीछे रह जाएगी। ठीक है, आपको अब देखा होगा। अब अगर हम बात करें टाइप ऑफ क्रोमोसोम की, किसकी? टाइप ऑफ क्रोमोसोम। तो टाइप ऑफ क्रोमोसोम होते कैसे कैसे हैं? आपने सेल चैप्टर में पढ़ा है। मेटासेंट्रिक, जब सेंट्रोमेयर एकदम सेंटर में प्रेजेंट हो। ठीक है, सब मेटासेंट्रिक जब थोड़ा राइट साइड शिफ्ट हो। एक्रोसेंट्रिक जब टर्मिनल से थोड़ा पहले हो, और टीलोसेंट्रिक जब टर्मिनल पे प्रेजेंट हो। तो ये क्रोमोसोम के टाइप है। ठीक है, अब इनमें एनाफेज में शेप कैसी बनती है? शेप क्यों बनेगी? क्योंकि जब ये एक दूसरे से टूटेंगे, ठीक है, और सेंट्रोसोम मान लो यहाँ पे है और ये इसे खींचेगा और ये पीछे रह जाएंगे, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगी, यानी इन्वर्टेड वी शेप बन गई। लेकिन अगर ये टर्मिनल एंड पे है, ठीक है, और यहाँ से इसे खींचा जाएगा स्पिंडल फाइबर की मदद से, तो ये आई शेप स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो यहाँ पे अलग अलग शेप विजिबल होती हैं। जैसे कि देखो, मेटासेंट्रिक है तो इन्वर्टेड वी शेप बनी, सब मेटासेंट्रिक है तो एल शेप बनी, यहाँ पे देख सकते हो। एक्रोसेंट्रिक है तो इन्वर्टेड जे शेप बनी, उल्टा जे बना। टीरोसेंट्रिक है तो आई शेप बन गई। फॉर शेप एंड पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर वी स्टडी एनाफेज। अगर हमें क्रोमोसोम की शेप के बारे में या फिर जो सेंट्रोमेयर है उसकी पोजीशन के बारे में जानना है तो हम एनाफेज की स्टडी करते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? टीलोफेज की। एनाफेज में क्या हुआ था कि क्रोमोसोम, मतलब जो डॉटर क्रोमोसोम थे वो अपोजिट पोल पे मूव करने लगे थे। तो यहाँ पे क्या होगा? डॉटर क्रोमोसोम पहुंच जाएगा अपोजिट पोल पे। ठीक है, क्रोमोसोम अपनी आइडेंटिटी लूज करेगा। आइडेंटिटी लूज करने का मतलब क्या है कि वो अपने आप को जो कहते हैं डीकंडेंस करेगा। डीकंडेंस मतलब क्रोमोसोम से क्रोमेटिन में कन्वर्ट होगा, यानी क्रोमोसोम अपनी आइडेंटिटी लूज करेगा। एंड नो मोर रिमेन एज क्रोमोसोम, और फिर वो क्रोमोसोम नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा? क्रोमेटिन। इट डीकंडेंस टू फॉर्म क्रोमेटिन, मैंने बता दिया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप अराउंड क्रोमेटिड। अब क्या होगा? ये जो क्रोमेटिड आया है इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगेगी। फिर जो जो चीज़ें गई थी वो वापस आने लगेगी। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो गया था वो भी वापस आएगा, गोल्जी बॉडी वापस आएगी, न्यूक्लियोलस दोबारा आएगा, रीअपेयर होगा, और जो स्पिंडल फाइबर थे वो डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा? सेल का जो न्यूक्लियस है जिसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं वो इन 4 फेजेस के थ्रू होगी कंप्लीट। अब हम बात करते हैं साइटोकाइनेसिस की। साइटोकाइनेसिस से हमारा मतलब क्या है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन मैंने आपको बता ही दिया कैसे होता है। अब हम बात करेंगे साइटोकाइनेसिस की। साइटोकाइनेसिस जरूरी नहीं है कि हर कंडीशन में हो। कई बार होता है कि सेल में साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, मतलब जो सेल का साइटोप्लाज्म है डिवाइड नहीं करता है। तो उसमें क्या होता है कि मान लो ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस हो गई, 2 न्यूक्लियस बन गए,
लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सेल का डिवीजन या साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बाइन्यूक्लिएट। क्या बोलते हैं? बाइन्यूक्लिएट। और अगर दो से ज्यादा न्यूक्लियस हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएट का एक एग्जांपल है सिंसीटियम, जैसे आप देखते हो वाटर मिल्क। ठीक है, वाटर मिल्क, सिंसीटियम टर्म हम यूज करते हैं। एग्जांपल क्या है? सॉरी, कोकोनट मिल्क है, यहाँ पे वाटर मिल्क लिख रहा हूं मैं अभी, कोकोनट मिल्क। ठीक है, जो आप नारियल पानी पीते हो वो क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है। ठीक है, इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल डिफरेंट टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस अकर। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही अलग अलग तरीके से साइटोकाइनेसिस होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस होती है उसको हम नाम देते हैं क्लीवेज। क्या नाम देते हैं? क्लीवेज या फिर फ्यूरो मेथड। क्लीवेज या फिर फ्यूरो मेथड। क्यों? तो एनिमल सेल में आपको पता है सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो होता क्या है, यही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये अंदर की साइड धंसना चालू कर देती है, और जब ये धंसना स्टार्ट करती है तो हम बोलते हैं कि फ्यूरो का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि अंदर की तरफ धंस जाते हैं। और जब फ्यूरो पूरा डीप चला जाता है, एक दूसरे से ये मिल जाते हैं, तो सेल दो सेल में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्लीवेज। और ये जो क्लीवेज होता है ये सेंट्रीपिटल होता है। सेंट्रीपिटल मतलब क्या है? आउटर टू इनर। देख रहे हो, बाहर से अंदर की तरफ ये फ्यूरो मूव कर रही है तो सेंटर की तरफ जा रही है, इसलिए हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल। ठीक है, और लास्ट में क्या होगी? सेल सेपरेट कर जाएगी जब दोनों फ्यूरो एक दूसरे से मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल की। प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन कैसे होता है। तो आपको सबसे पहले पता है प्लांट सेल के पास रिजिड सेल वॉल होती है, तो वहाँ पे फ्यूरो का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो फ्यूरो मेथड से यहाँ पे साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। यहाँ पे जो मेथड होता है उसको हम बोलते हैं सेल प्लेट मेथड। होता क्या है कि प्लांट सेल में जो स्पिंडल फाइबर है वो कंप्लीटली डिसअपेयर नहीं होते हैं। क्या कहा मैंने? प्लांट सेल्स में जो स्पिंडल फाइबर है वो कंप्लीटली डिसअपेयर नहीं होते हैं, कुछ स्पिंडल फाइबर रह जाते हैं और उनको हम नाम देते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट। क्या नाम देते हैं? फ्रैग्मोप्लास्ट। अब होता क्या है कि ये मान लो सेल वॉल है, ये पूरी सेल वॉल है और ये क्या है? दो न्यूक्लियस है। अब होता क्या है कि इसके सेंटर पे सबसे पहले कैल्शियम पैक्टेट डिपॉजिट होना स्टार्ट करता है। कैल्शियम पैक्टेट डिपॉजिट आउट टू इनर का मतलब क्या है? डायरेक्शन बता रखी है कि वो ऐसे डिपॉजिट होना स्टार्ट करेगा, यहाँ से बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, लेकिन फ्यूरो मेथड में क्या होता था? आउटर टू इनर मूवमेंट होती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इनर टू आउट होगा। क्या होगा? इनर टू आउट, अंदर से बाहर की तरफ होती है। ठीक है, प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस होती है वो अंदर से बाहर की तरफ होती है, और एनिमल सेल में जो होती है वो बाहर से अंदर की तरफ होती है। इसी को हम बोलते हैं सेल प्लेट मेथड या फिर मिडल लैमेला फॉर्मेशन। अब ये मिडल लैमेला बनता कहाँ से? मिडल लैमेला बनता है गोल्जी बॉडी के थ्रू। किसके थ्रू? गोल्जी बॉडी के थ्रू। अब यहाँ पे देखो, ये मिडल लैमेला क्या करेगा? मैंने बताया था अंदर से बाहर की तरफ ग्रो करेगा, तो बाहर ग्रो करते करते सेल वॉल से जाके अटैच हो जाएगा, या तो सेल वॉल तक पहुंच जाएगा और फिर ये जो सेल है वो डिवाइड कर जाएगी। अब आपको पता है प्लांट सेल में क्या होता है? प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होता है जो एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ के रखती है। तो ये क्या हो गया? प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे सेल डिवाइड होती है या साइटोकाइनेसिस होता है। यहाँ पे हमारी माइटोसिस जो है कंप्लीटली खत्म होती है। आई होप कि माइटोसिस आपको समझ में आया होगा। माइटोसिस का जो सिग्निफिकेंस है वो हम लास्ट में जब म्यूसिस का सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं किसकी? मियोसिस की। तो सबसे पहले मियोसिस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी आपको ये समझना होगा। तो आप देखो कि क्या होता था माइटोसिस में, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता था, जो पेरेंट में रहता था वही किस में रहता था? डॉटर में भी। ठीक है, जैसे 46 डॉटर सेल बनी उसमें भी 46 ही क्या है? क्रोमोसोम है। लेकिन अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उनके पास 2 सेल आके फ्यूज करती है
तो अगर यहाँ पे 2 सेल आके फ्यूज़ करती 46 और 46, ये दोनों सेल फ्यूज़ करती तो यहाँ पे क्रोमोसोम 92 हो जाते, किसमें, जो प्रोजेनी होती उसमें। तो यहाँ पे नेचर ने कुछ ऐसी चीज़ें करी कि पेरेंट में भी 46 रहे और जो प्रोजेनी बने उसमें भी क्या रहे, उसमें भी 46 ही क्रोमोसोम रहे। तो वहाँ से मियोसिस का एवोल्यूशन हुआ। ठीक है, अब आप ये बोलोगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्यों ज़रूरत थी, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी काम कर लेते। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि हमें वेरिएशन लाना था, और आपको पता है कि सर्वाइवल के लिए वेरिएशन बहुत ज़रूरी होता है। मियोसिस इवॉल्व फ्रॉम माइटोसिस टू रिड्यूस क्रोमोसोम नंबर। अब मियोसिस में आप पढ़ोगे कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो पेरेंट सेल में अगर 46 है तो डॉटर सेल में 23 हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि मियोसिस इवॉल्व हुई माइटोसिस से ताकि क्रोमोसोम के नंबर को रिड्यूस करा जा सके। मियोसिस इज रिलेटेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और मियोसिस रिलेटेड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, क्योंकि गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वो मियोसिस के थ्रू ही होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप बोलोगे कि क्यों ज़रूरी है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़रूरी है वेरिएशन के लिए। वेरिएशन किस लिए ज़रूरी है, सर्वाइवल के लिए, क्योंकि अगर आप अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस नहीं लाओगे, ठीक है, तो आपको पता है आपकी लाइफ स्टाइल बहुत ही टफ हो जाएगी। उसी तरीके से अगर हमारी बॉडी वेरिएशन नहीं लाएगी अपने अंदर तो हम इस नेचर में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो हम बात करते हैं फीचर ऑफ मियोसिस की। मियोसिस की क्या क्या फीचर्स हैं। इट अकर इन डिप्लॉयड सेल, ये सिर्फ डिप्लॉयड सेल में देखा जाता है, हैप्लॉयड सेल्स में मियोसिस नहीं होती है। सेल डिवाइड 2 टाइम आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन इन एस फेज। यहाँ पे ध्यान से समझना कि मियोसिस में डीएनए रेप्लिकेशन एक ही बार होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन एक ही बार होता है, लेकिन जो सेल है वो 2 बार डिवाइड करती है। माइटोसिस में आपने क्या पढ़ा था कि एक बार डीएनए रेप्लिकेशन होगा, एक बार सेल डिवाइड करेगी, लेकिन मियोसिस में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन एक ही बार होता है लेकिन सेल 2 बार डिवाइड करती है। मियोसिस एंश्योर प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हैप्लॉइड फेज से मतलब क्या है, यहाँ पे हैप्लॉइड फेज से मतलब है कि क्रोमोसोम नंबर हाफ कर देना। तो मियोसिस ये एंश्योर करती है कि हैप्लॉइड फेज बने, जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, उनके फेज में या उनके लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड फेज बने, यानी क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाए। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब प्रोजेनी बने, प्रोजेनी में आपको पता है 2 गैमेट आपस में फ्यूज होंगे, तो वो जो नंबर है वो कांस्टेंट रहे क्रोमोसोम का। फॉर हैप्लॉइड सेल अमाउंट ऑफ डीएनए सी। अभी हमने देखो जब माइटोसिस पढ़ी थी तो हमने अमाउंट ऑफ डीएनए कितना देखा था, 2C देखा था, पेरेंट सेल में भी और डॉटर सेल में भी। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, 4 हैप्लॉइड सेल बनती है। कितनी, 4 हैप्लॉइड सेल बनती है, और जो अमाउंट ऑफ डीएनए होता है यहाँ पे वो 2C ना होके C होता है। नेक्स्ट हम आगे बात करें मियोसिस क्यों जरूरी है, वेरिएशन के लिए। अब यहाँ पे हमने चार्ट भी बनाया है मियोसिस के लिए, क्योंकि मियोसिस थोड़ी सी डिफरेंट होती है। क्या, G1 फेज होता है, S फेज होता है, G2 फेज, लेकिन M फेज में यहाँ थोड़ा चेंज होता है। M फेज में माइटोसिस में याद करो एक ही बार सेल्स डिवीजन होता है, लेकिन यहाँ पे 2 बार डिवीजन होता है। एक डिवीजन को हम बोलते हैं मियोसिस 1, दूसरी को बोलते हैं मियोसिस 2, और ये दोनों ही मियोसिस का पार्ट है। ठीक है, मियोसिस का पार्ट कौन है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। और मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में जो गैप होता है, जो टाइम पीरियड होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस। सो अब हम मियोसिस में होने वाले फेजेस को जान लेते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं। तो मियोसिस मैंने आपको बताया मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 2 पार्ट में डिवाइड होती है। मियोसिस 1 के फेज जो होते हैं उनमें होता है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। यहाँ पे एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होती है, वो ये होती है कि प्रोफेज 1 में यहाँ पे 5 फेजेस होते हैं, या आप कहो 5 स्टेजेस होती है। कौन कौन सी, लैप्टोटिन, जाइगोटिन, पैक्टिन, डिप्लोटिन, डायाकाइनेसिस। ये 5 स्टेज या 5 फेज आप प्रोफेज 1 के अंदर पढ़ोगे। ठीक है, प्रोफेज 1 एक पूरा फेज है, उसके अंदर फिर 5 फेज है। और हम बात करें मियोसिस 2, तो ये लाइक माइटोसिस होता है, बिल्कुल माइटोसिस की कॉपी होता है। इसमें प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 ये फेज आप पढ़ोगे। हमने बात करी इंटरकाइनेसिस क्या होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में जो गैप होता है उसी को हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस।
अब हम पढ़ते हैं स्टेजेस इन प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में कौन कौन से स्टेज होते हैं हम वो पढ़ेंगे, और इन्हें ध्यान से पढ़ना है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि किस फेज में क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं लैप्टोटीन की। लैप्टोटीन में होता क्या है, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होगा, यानी क्रोमोसोमल मटेरियल क्या होगा, कंडेंस होगा और क्रोमोसोम बनाएगा। ठीक है, क्रोमोसोम विजिबल बट नॉट क्लियरली। लैप्टोटीन में क्रोमोसोम दिखेगा तो लेकिन क्लियरली नहीं दिखेगा। कंपैक्शन ओशर थ्रू आउट इन लैप्टोटीन। पूरे लैप्टोटीन में क्रोमेटिन का कंडेंसेशन ही होता है। अब क्या होता है, जब क्रोमेटिन कंप्लीटली कंडेंस हो जाते हैं और क्रोमोसोम बना लेते हैं तो होता क्या है, जाइगोटीन में वो जो क्रोमोसोम बने उनकी पेयरिंग हो जाती है। अब ये पेयरिंग होती कैसे है कि ये दो क्रोमोसोम एक दूसरे से आके चिपक जाते हैं एक प्रोटीन की मदद से। इस प्रोटीन को हम नाम देते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है पेयरिंग का, इसको हम नाम देते हैं सिनेप्सिस। क्या नाम देते हैं, सिनेप्सिस। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि सिनेप्सिस हमें किस फेज में देखने को मिलता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जाइगोटीन। दोज क्रोमोसोम विच शो पेयरिंग आर नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम। वो क्रोमोसोम जो एक दूसरे से पेयरिंग करते हैं उनको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। यानी ये क्या है, इस क्रोमोसोम के होमोलोगस, यानी दोनों एक दूसरे के होमोलोगस है, यानी दोनों एक दूसरे के जैसे हैं, इसीलिए उनमें पेयरिंग हुई। इसके बाद हम बात करते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की। तो मैंने आपको बताया सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या है, प्रोटीन है जो क्या करता है, क्रोमोसोम्स को, या हम कहें दो होमोलोगस क्रोमोसोम को इकट्ठे एक साथ रखता है। अब यहाँ पे देखो मैंने स्ट्रक्चर भी बनाई है कि ये एक क्रोमोसोम है जिसे मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है, ये दूसरा क्रोमोसोम है जिसे मैंने रेड या ऑरेंज कलर से दिखाया है। इनके बीच में ये गोल्डन कलर से जो मैंने दिखा रखा है ये क्या है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है जो इन दोनों क्रोमोसोम को एक साथ रखता है। ठीक है, अब आपको पता है ये जो दो क्रोमेटिड है एक ही क्रोमोसोम की, इनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। लेकिन इस होमोलोगस क्रोमोसोम की, ये दोनों एक दूसरे के होमोलोगस हैं, तो इन होमोलोगस की जो क्रोमेटिड्स होती हैं उन दोनों को हम बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। जैसे ये तो सिस्टर क्रोमेटिड है क्योंकि एक ही क्रोमोसोम की है, लेकिन अगर मैं बात करूं इन दोनों की तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। क्यों, क्योंकि दूसरे दूसरे क्रोमोसोम की है। ठीक है, तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हो गई। अब जब ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से पेयर कर जाते हैं तो यहाँ पे बाइवैलेंट और टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। बाइवैलेंट और टेट्राड क्या होता है, यहाँ पे दो क्रोमोसोम आपस में जुड़े तो इसलिए हमने टर्म यूज करी बाइवैलेंट। ठीक है, लेकिन अगर आप देखो तो दो क्रोमोसोम तो जुड़े ही हैं, लेकिन मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि चार क्रोमेटिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे हम टर्म यूज करते हैं टेट्राड। तो बाइवैलेंट टेट्राड बात एक ही है, बस याद रखना है आपको क्या कि बाइवैलेंट क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट में है, टेट्राड क्रोमेटिन के रिस्पेक्ट में है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ह्यूमंस में नंबर ऑफ बाइवैलेंट कितने होते हैं या नंबर ऑफ टेट्राड कितने होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 23। अब आप बोलोगे कि इसे निकाला कैसे जाता है, तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सेल, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सेल, क्रोमोसोम में सॉरी सेल में कितने क्रोमोसोम है उसको डिवाइड कर दो 2 से, तो आपका बाइवैलेंट और टेट्राड आ जाएगा। अब ये तक जो हमने दोनों फेज पढ़े लैप्टोटीन और जाइगोटीन, ये हमें नॉर्मल जो माइक्रोस्कोप होते हैं जिन्हें हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं उनसे हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन इसके आगे के जो हमारे फेजेस या स्टेज होते हैं प्रोफेज 1 के, वो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और लिखी है मैंने जो इम्पॉर्टेंट है कि जो बाइवैलेंट और टेट्राड है वो विजिबल तो हो जाते हैं जाइगोटीन में, लेकिन कंप्लीटली विजिबल कहाँ होते हैं, पैक्टीन में। कैसे, आप याद रखोगे कि वही वाला एग्जाम्पल जो आप चुटकुल्ले सुनते हो कि दूर से देखे तो अंडे उबल रहे थे, पास जाके देखे तो टकले उछल रहे थे, तो उसी तरीके से आपको याद कर लेना है। नंबर ऑफ बाइवैलेंट टेट्राड आपको फॉर्मूला बता दिया, टोटल क्रोमोसोम अपॉन 2। अब हम बात कर लेते हैं पैक्टीन की। ठीक है, कोई इसे पैकेटाइन कहता है, कोई पैक्टीन कहता है, तो जैसे आपको प्रोनाउंसिएशन ठीक लगे। इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं इस स्टेज को। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड फॉर्म रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड मैंने आपको बताए थे कि होमोलोगस क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड होते हैं वो, ठीक है, क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का मतलब क्या है, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है,
ये दूसरा क्रोमोसोम है। अब होता क्या है, इनकी ये जो स्ट्रैंड होती है ये क्रॉसिंग ओवर कर लेती है। क्या कर लेती है? क्रॉसिंग ओवर। इसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। और ये जो पॉइंट होता है जहां पे ये एक दूसरे से मिलते हैं, ये पॉइंट इन्हीं को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर अकर बता ही दिया। और यहाँ पे देखो मैंने डायग्राम भी अलग अलग कलर के मार्कर से बनाए ताकि आपको समझ आए कि एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा है, ठीक है। यहाँ पे ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बने। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या है? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, वो पॉइंट जहाँ पे दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पे जो एंजाइम होता है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनाने के लिए वो होता है रिकॉम्बिनेस। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती क्यों है, ठीक है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा क्रॉसिंग ओवर होती क्यों है, या नहीं आ रहा तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ क्रॉसिंग ओवर होती क्यों है। तो आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, वीडियो को पॉज करो, ठीक है, और अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताओ। सो मैं इसका आंसर देता हूँ। एक्चुअल में मियोसिस का मेन पर्पस क्या था? मियोसिस का मेन पर्पस था वेरिएशन लाना, ठीक है, वेरिएशन लाना। तो यहाँ पे देखो दो अलग अलग क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? इंफॉर्मेशन की शेयरिंग होती है, तो ये वेरिएशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर आप समझ सको तो इंफॉर्मेशन जब ये शेयर कर रहे थे तो हुआ क्या कि इसका जो एक स्ट्रैंड था वो इसके पास आ गया, इसका स्ट्रैंड इसके पास चला गया, ठीक है। यही क्रॉसिंग ओवर का मेन पर्पस था कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो जाए, ठीक है, और वो यहाँ पे हो भी गई। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो है डिप्लोटीन। किसकी बात कर रहे हैं? डिप्लोटीन की। डिप्लोटीन में होता क्या है? सबसे पहला डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है डिसॉल्व होना स्टार्ट कर देता है, यानी हटने लगता है, ताकि ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से हट जाएं। क्यों हट जाएं? क्योंकि इंफॉर्मेशन तो एक्सचेंज हो ही गई, तो अब इन्हें अलग हो जाना चाहिए। क्रोमोसोम टेंड टू मूव अवे एंड लिंक्ड ओनली एट पॉइंट ऑफ क्रॉसओवर। जब ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स हट गया तो अब दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे, ठीक है। एक्स शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड किस्माटा फॉर्म। अब जब ये एक दूसरे से अलग हो रहे होंगे तो ये देखो यहाँ पे इस तरीके से एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बन जाएगी, और इस स्ट्रक्चर को हम नाम क्या देते हैं? किस्मेटा या काइजमेटा या चाइजमेटा, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करना चाहो। इन सम मैमल oogenesis अरेस्ट इन डिप्लोटीन इन फीटल स्टेज। कुछ मैमल्स में जो oogenesis होती है, यानी जो आपने पढ़ा होगा गैमेट का फॉर्मेशन होता है फीमेल में, एग का फॉर्मेशन, उसको हम नाम देते हैं oogenesis प्रोसेस को। तो oogenesis में आप क्लास 12th में पढ़ोगे कि जो हमारा गैमेट होता है वो थोड़ी देर के लिए अपनी ग्रोथ को या थोड़ी देर नहीं, मतलब बहुत समय के लिए अपनी ग्रोथ को रोक देता है। तो वो ग्रोथ रुकती किस फेज में है? डिप्लोटीन फेज में। तो ये आपको याद करना है। अब प्रोफेज 1 का लास्ट फेज आता है जिसको हम बोलते हैं डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस में होता क्या है? सेंट्रोसोम मूव टू अपोजिट पोल। यहाँ पे क्या होगा? जो सेंट्रोसोम होते हैं सेल के अंदर, ये जो सेंट्रोसोम मैंने बताए थे, ये अपोजिट पोल पे मूव करने लग जाते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी बॉडी, ये सब वापस आने लग जाती है, ठीक है, जो डिसअपियर हुई थी। स्पिंडल फाइबर बनना चालू हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटने चालू कर देती है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमाटा। यानी देखो यहाँ पे ये काइजमाटा का फॉर्मेशन हुआ था। अब सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स तो डिसॉल्व हो चुका है, तो ये एक दूसरे से दूर जाते चले जाएंगे, और ये जो हमारा क्या कहते हैं काइजमाटा बना था, ये टर्मिनल एंड पे आ जाता है, यानी कुछ इस तरीके से ये बन जाता है, ठीक है। ये एकदम ऐसे कुछ इस तरीके से बन जाता है। इसको हम बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमाटा, यानी काइजमाटा टर्मिनल एंड पे आ जाता है। यहाँ पे देखो टर्मिनल एंड पे एक्स शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। सो प्रोफेज 1 खत्म हुआ। अब आ जाते हैं मेटाफेज 1 पे। मेटाफेज 1 वही सब जो माइटोसिस में होता था वो यहाँ पे होगा। क्या? स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे क्रोमोसोम से, स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे क्रोमोसोम से। लेकिन यहाँ पे एक याद करने वाली बात क्या है? यहाँ पे
एक पेयर है क्रोमोसोम का, क्या है, एक पेयर है क्रोमोसोम का, और एक पेयर में 2 क्रोमोसोम है, तो हमें 2 क्रोमोसोमल फाइबर चाहिए होंगे। क्रोमोसोमल फाइबर मतलब 2 स्पिंडल फाइबर चाहिए होंगे, ठीक है। एक क्रोमोसोम से एक क्रोमोसोमल फाइबर अटैच होगा। यहाँ पे देखो ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज़माटा है जो डायकाइनेसिस में हुआ था। तो ये एक क्रोमोसोम है, इससे एक स्पिंडल फाइबर या क्रोमोसोमल फाइबर आके जुड़ गया। ये दूसरा क्रोमोसोम है, इससे दूसरा हमारा क्रोमोसोमल फाइबर या स्पिंडल फाइबर आके जुड़ गया, ठीक है। 2 क्रोमोसोमल फाइबर और स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन पेयर रैंडमली। यहाँ पे देखो क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो स्पिंडल फाइबर या फिर ये जो आप इसे क्रोमोसोमल फाइबर भी कह सकते हो, इनकी जो अटैचमेंट होगी क्रोमोसोम से वो रैंडमली होगी। रैंडमली मतलब कि अगर मान लो इसका ये यहाँ पे ऊपर वाले क्रोमोसोम से अटैच हुआ फाइबर, तो ज़रूरी नहीं है कि इसका भी ऊपर वाले से अटैच होगा, इसका हो सकता है नीचे वाले से अटैच कर जाए, इसलिए मैंने ये करके दिखा दिया, ठीक है। क्योंकि अगर आप समझो, अगर आप इनकी अरेंजमेंट को देखोगे ना, तो ये ऐसे ऊपर नीचे नहीं होते हैं, ये ऐसे इस तरीके से होते हैं। तो हो सकता है कि जो ऊपर हमारे सेंट्रोसोम है वो इससे अटैच हो जाए, जो नीचे है वो इससे हो जाए, आगे चल के जो ऊपर वाला है वो इससे अटैच हो जाए, जो नीचे वाला है वो इससे अटैच हो जाए। तो ये इस तरीके से अटैच होते हैं, ठीक है, इस तरीके से अलाइन होते हैं या प्रेजेंट होते हैं सेल में। तो वो ऊपर नीचे किसी से भी रैंडमली अटैच हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, एनाफेज 1 की। एनाफेज 1 में होता क्या है, डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम पेयर। डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम पेयर का मतलब क्या है, जो क्रोमोसोम पेयर था वो एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। आउट ऑफ 1 पेयर 1 क्रोमोसोम मूव टू ईच पोल। जैसे ये एक पेयर है, ठीक है, ये इनकी क्रॉसिंग ओवर हुई है, ये एक पेयर है, तो इसमें से डिसजंक्शन होगा, ये टूटेंगे एनाफेज 1 में, और एक क्रोमोसोम ऊपर चला जाएगा, दूसरा क्रोमोसोम नीचे आ जाएगा, ठीक है, अपोजिट पोल पे मूव कर जाएंगे। इन एनाफेज 1 क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ। एनाफेज 1 में क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। रिडक्शन अकर इन क्रोमोसोम नंबर। अब यहाँ पे ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि टीलोफेज में बस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी। तो यहाँ पे आप देखो कि अगर मान लो यहाँ 46 क्रोमोसोम थे, 46 क्रोमोसोम थे यानी 23 पेयर्स बने थे क्रोमोसोम के। तो 23 पेयर्स में से 23 क्रोमोसोम ऊपर चले गए, 23 क्रोमोसोम नीचे चले गए, ठीक है। तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया, क्योंकि पेरेंट में कितने थे, 46 थे, यहाँ पे हाफ हाफ हो गया, 23 हो गया। ये देखो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कि 46 क्रोमोसोम है, मैं ह्यूमन सेल का एग्जांपल ले रहा हूँ। 46 क्रोमोसोम है यानी 23 पेयर बनेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम के 23 पेयर बनेंगे, जिनके अंदर क्या होगी, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स आएगा, उनकी क्या कहते हैं सिनेप्सिस होगी, ठीक है, वो सब आप समझ गए, क्रॉसिंग ओवर होगा, काइस्माटा बनेगा, 23 पेयर्स में ये चीज़ होगी। फिर क्या होगा, एनाफेज 1 में उनका क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, कह सकते हो, एक दूसरे से अलग होंगे। तो 23 यहाँ पे पेयर नहीं आएगा, 23 क्रोमोसोम आएगा। 23 क्रोमोसोम ऊपर चले जाएंगे, 23 क्रोमोसोम नीचे चले जाएंगे, तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, हाफ हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा है, जो अगर आप ड्रॉपर के हो तो आप इजीली समझ जाओगे, और अगर क्लास 11th में हो तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या, ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम पेयर 1 कंप्लीट पेयर मूव एट 1 पोल। मतलब क्या है यहाँ पे कि मान लो कि ये कोई एक पेयर है क्रोमोसोम का, ठीक है, इनकी ऐसे ये क्रॉसिंग ओवर हुई है, अब इनका डिसजंक्शन नहीं हुआ। डिसजंक्शन मतलब क्या है कि ये एक दूसरे से अलग नहीं हुए। अब एक दूसरे से अलग नहीं हुए तो इसकी एक ही कंडीशन बनती है कि या तो ये पूरा ऊपर वाले पोल पे चला जाएगा या तो ये पूरा नीचे वाले पोल पे चला जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने बताई है कि अगर 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर क्रोमोसोम है, और मान लो कि एक में नॉन डिसजंक्शन यानी अच्छे से वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाए क्रोमोसोम, तो एक साइड क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाएंगे, एक साइड क्रोमोसोम कम हो जाएंगे। यहाँ पे 24 क्रोमोसोम हो गए, यहाँ 22 क्रोमोसोम ही रह गए। और ऐसा हुआ क्यों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि क्रोमोसोम का सही से डिसजंक्शन नहीं हुआ था। और आप क्लास 12th में इससे रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर पढ़ते हो, जैसे डाउन सिंड्रोम पढ़ते हो, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम पढ़ते हो, ठीक है, तो वो इसी वजह से होता है कि उसमें जो क्रोमोसोम है उनका डिसजंक्शन नहीं हो पाता। अब हम मूव करते हैं टीलोफेज पे। टीलोफेज में क्या होगा, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज नाउ ऑन ईच पोल। अब हर एक पोल पे हाफ नंबर है, यहाँ पे भी 23 क्रोमोसोम है, यहाँ पे भी 23 क्रोमोसोम है, अगर मैं ह्यूमन सेल की बात करूँ तो।
क्रोमोसोम लूज, वही बात है कि क्रोमोसोम अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देगा, क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सारी चीजें वही फॉलो होंगी जो आप पढ़ चुके हो, ठीक है। अब बस आपको सुनते चले जाना है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी, दिखा दी मैंने, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस रीअपियर हो जाएंगे सेल के अंदर, दोबारा से आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं किसकी, इंटरकाइनेसिस की। इंटरकाइनेसिस है क्या, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में जो गैप है, जो टाइम है, जो डिस्टेंस है, उसको हम बोल रहे हैं इंटरकाइनेसिस। ओनली सेंट्रियोल गेट डबल, इंटरकाइनेसिस में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रियोल डबल होता है, डीएनए डबल नहीं होता। भेजे में घुसा लेना इस बात को कि डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रियोल डबल होता है। इन सम सेल डीएनए नॉट कम इनकम्प्लीट डिस्पर्स स्टेज। इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे पढ़ा, क्या पढ़ा कि टीलोफेज 1 में क्या होगा, क्रोमोसोम अपनी आइडेंटिटी लूज करेगा और क्रोमेटिन बनाएगा, यानी डीकंडेंस होगा। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि कुछ सेल्स में ये जो डीकंडेंस होने का प्रोसेस है ये पूरा नहीं होता, ये पूरा नहीं होता। सो इंटरफेस पढ़ लिया, सॉरी इंटरकाइनेसिस पढ़ लिया। इंटरकाइनेसिस के बाद क्या आएगा, मियोसिस 2 आएगा। मियोसिस 2 जस्ट लाइक माइटोसिस होता है, ठीक है, जस्ट लाइक माइटोसिस। अब यहाँ पे एक बार पूरा मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि सॉरी, फिर से वही रिकॉर्डिंग चलते चलते बंद हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया। देखिए मैं क्या कह रहा था कि ये क्या हुआ, क्रोमोसोम की पेयरिंग हुई। क्या हुआ, क्रोमोसोम की पेयरिंग हुई। मियोसिस 1 में क्या होता है, अब ये पेयर अलग अलग हो जाते हैं, मियोसिस 1 में ये पेयर अलग अलग हो जाते हैं, यहाँ दिखा दिया क्रोमोसोम सेपरेट। मियोसिस 2 में क्या होता है, मियोसिस 2 में जैसे माइटोसिस में होता था कि क्रोमेटिड अलग अलग हो जाते हैं, यहाँ पे भी क्रोमेटिड अलग अलग हो जाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट। आफ्टर मियोसिस 2 क्रोमोसोम नंबर नॉट गेट चेंज, मियोसिस 2 के बाद क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता है। मियोसिस के 1 के बाद n होता है, मियोसिस 2 के बाद भी n ही होता है। क्यों, क्योंकि मियोसिस 2 जस्ट लाइक माइटोसिस है, ठीक है। बात करते हैं प्रोफेज 2 की, जो किसका पार्ट है, मियोसिस 2 का पार्ट है। इसमें वही जो चीज़ें आपने माइटोसिस में पढ़ी वही सेम चीज़ें लिखो। क्रोमेटिन कंडेंस होगा, क्रोमोसोम विजिबल होगा, स्पिंडल फाइबर बनना चालू होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस डिसअपेयर हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाएगी और जो सेंट्रोसोम है वो मूव कर जाएंगे अपोजिट पोल पे, ठीक है। और ये सब चीज़ें माइटोसिस में भी होती हैं, यहाँ पे भी होंगी, क्योंकि मैंने बताया मियोसिस 2 जस्ट लाइक माइटोसिस। इसके बाद मूव करते हैं मेटाफेज 2 पे। मेटाफेज 2 में क्या होगा, स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे क्रोमोसोम से, यहाँ पे मैंने दिखा रखा है। एक क्रोमोसोम से 2 क्रोमोसोमल फाइबर अटैच होंगे, एक ही क्रोमोसोम से 2 क्रोमोसोमल फाइबर अटैच हैं। क्रोमोसोम कम इन इक्वेटर, क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने ऐसे दिखा दिया है, बल्कि ये ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ पे स्पेस की वजह से मैंने ऐसे रिप्रेजेंट करा है, यानी जो क्रोमोसोम है कहाँ आ जाएंगे, मेटाफेजिक प्लेट पे आ जाएंगे। फिर आएगा एनाफेज 2। एनाफेज में क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, दिखा दिया मैंने यहाँ पे, और मूव करेंगे अपोजिट पोल पे। सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो गया। फिर टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम अपनी आइडेंटिटी लूज करेगा, क्रोमेटिन का फॉर्मेशन होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से बनेगी, ER गोल्जी बॉडी न्यूक्लियस रीअपेयर हो जाएंगे। और ये देखो हमारे 4 सेल बनके तैयार हो गए। अब क्या होगी, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस माइटोसिस की तरह ही होगी, बस यहाँ पे क्या फ़र्क होगा, यहाँ पे 4 सेल बनती है क्योंकि सेल डिवीज़न 2 बार होती है। तो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस 2 तरीके से हो सकती है, साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है कि इकट्ठे ही, जो मतलब पहले दोनों मियोसिस हो जाए उसके बाद इकट्ठे ही क्या हो, साइटोकाइनेसिस हो। या फिर हो सकता है सक्सेसिव तरीके से हो। सक्सेसिव तरीके से मतलब क्या है कि एक मियोसिस हुई फिर साइटोकाइनेसिस हो गया, फिर दूसरी मियोसिस हुई तो फिर साइटोकाइनेसिस हो गया, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली में देखिए, मियोसिस 1 हुई, फिर मियोसिस 2 ही, उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो गई। सक्सेसिव में पहले मियोसिस 1 हुई, 2 न्यूक्लियस बने, फिर साइटोकाइनेसिस हो गई, फिर मियोसिस 2 हुए, 4 न्यूक्लियस बने, फिर साइटोकाइनेसिस हो गई। तो ये 2 तरीके से हो सकती है। अब हम बात करते हैं माइटोसिस के सिग्निफिकेंस की। सबसे पहले माइटोसिस देखी कहाँ कहाँ जाती है, एनिमल सेल्स में, जो भी ब्लड सेल हैं, स्किन सेल हैं, लीवर सेल है, किडनी सेल है, सब में देखी जाएगी। क्यों, क्योंकि सेल को रिप्लेस करना होता है हर एक इंटरवल के बाद।
प्लांट सेल में बात करें तो एपिकल मेरिस्टम में देखी जाएगी, इंटरकैलरी मेरिस्टम में देखी जाएगी, वस्कुलर कैम्बियम में देखी जाएगी, कोर कैम्बियम में देखी जाएगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो, मतलब न्यूक्लियस का साइज और साइटोप्लाज्मिक साइज, इनका रेशियो। तो इनका जो रेशियो है वो रीस्टोर हो जाता है डॉटर सेल में, या तो रीस्टोर हो जाता है, जो पहले था वही हो जाता है, या फिर इंक्रीज कर जाता है, बस डिक्रीज नहीं होता। ग्रोथ की बात करें, मतलब माइटोसिस ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी के सभी माइटोसिस के थ्रू ही ग्रो करते हैं। क्यों? देखो एग्जांपल देता हूँ, जाइगोट बना सिंगल सेल का, फिर यहाँ से माइटोसिस होती है, आगे माइटोसिस होकर ही आप इतने बड़े इंसान बनते हो। ठीक है, फिर रिपेयरिंग का काम माइटोसिस के थ्रू होता है। अगर कोई भी सेल हमारी बॉडी की इंजर्ड हो जाए, जैसे आपने चाकू से हाथ काट लिया, ठीक है, आपका ब्लड बह रहा है, तो वहाँ पे नई सेल बनेंगी उस चीज़ को रिपेयर करने के लिए, उस इंजरी को रिपेयर करने के लिए। माइटोसिस इन हैप्लॉइड सेल, यहाँ पे एक चीज़ देखो कि जो माइटोसिस है वो हैप्लॉइड सेल में भी होती है, लेकिन मियोसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल में होती है, हैप्लॉइड सेल में नहीं होती है। इन प्लांट माइटोसिस अकर इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल। इन प्लांट सेल आर प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। प्लांट में जो सेल्स बनती हैं वो माइटोसिस से भी बन सकती हैं, मियोसिस से भी बन सकती है। आपने प्लांट किंगडम पढ़ा है, ठीक है, एल्गी पढ़ी है, यूनिसेलुलर एल्गी पढ़ी है, ठीक है, तो उनमें आप ये सब चीज़ें पढ़ चुके हो। इन एनिमल हैप्लॉइड सेल आर ओनली प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस। अगर हम बात करें एनिमल सेल्स की, तो वहाँ पे जो हैप्लॉइड सेल्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ मियोसिस से ही बनती हैं। और अगर हम बात करें एनिमल में हैप्लॉइड सेल्स देखी कब जाती हैं? गैमेट फॉर्मेशन के दौरान ही देखी जाती है, और गैमेट फॉर्मेशन मियोसिस से ही होता है। इसमें एक एक्सेप्शन है, क्या? हनी बी का, जिसको हम सोशल इंसेक्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हनी बीज में जो मेल होते हैं वो माइटोसिस से बनते हैं। होता क्या है, ये आप क्लास 12th में पढ़ोगे कि फीमेल अपने गैमेट बनाती है, ठीक है, मियोसिस से, और जो भी मेल पेरेंट है वो अपना गैमेट बनाता है माइटोसिस से। उसके बाद इनका एक गैमेट जिसके साथ फ्यूज़ कर जाएगा वो फीमेल बन जाएगा, 2n हो जाएगा, और ये एक डेवलप हो जाएगा किसमें? मेल में। तो ये यहाँ पे एक्सेप्शन होता है। इसके बाद सिग्निफिकेंस की बात करें मियोसिस की, तो मैंने आपको बताया मियोसिस का मेन काम क्या था? कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीसीज, यानी हर स्पीसीज का जो स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर है उसे कंजर्व रखना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन पॉपुलेशन, वेरिएशन लाना पॉपुलेशन के अंदर। क्यों? क्योंकि वेरिएशन जो है एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है एवोल्यूशन का। ठीक है, सो आई होप ये जो सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न का जो चैप्टर है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, रिवीजन आपकी अच्छे से हो गई होगी, क्योंकि वन शॉट भी जो है तो ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते मैंने, लेकिन पूरी कोशिश करी है कि आपको हर एक चीज़ क्लियर करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।